बच्चों, देखो पिछले लेक्चर में अपने लोग पढ़े थे बेसिक जो सारा चीज़ नॉलेज था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आखिर क्यों कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था। बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़े थे जिसमें कि हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंट बिजनेस डिसीजन को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के द्वारा और साथ साथ उसके मल्टीपल डिसिप्लिन्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है डिफरेंट टूल्स लगा के। काफ़ी सिंपल डिफिनेशन पढ़े थे। बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये भी पढ़े थे। उसके साथ साथ अपने लोग क्या पढ़े थे कि बिजनेस डिसीजन मेकिंग जो होता है मेन कंसर्न रहता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और ये जो है मैक्रो वेरिएबल के लिए क्या है मतलब कि चिंतित रहता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर पढ़े थे जिसमें कि हमको क्या फर्म को मतलब क्या शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, क्या हमको हमारा फर्म इस बिजनेस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या हमको प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए नया प्रोडक्ट कि नहीं करना चाहिए, अगर नया प्रोडक्ट करना चाहिए लॉन्च तो कौन से प्राइस में करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ बेसिकली हम लोग चीज़ सब पढ़े थे इसके सब्जेक्ट मैटर में। उसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़े कि नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में काफ़ी सिंपल कि ये साइंस है, आर्ट है, मैक्रो वेरिएबल, माइक्रो इकोनॉमिक्स और सारा चीज़ ये एक प्रैग्मेटिव होता है, नॉर्मेटिव इन नेचर है। ठीक है, साथ साथ हम लोग क्या पढ़े थे प्रैग्मे और नॉर्मेटिव का आज हम लोग इसका वैसे सारा चीज़ समझेंगे भी कि नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस क्या होता है। ठीक है, डिफिनेशन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद फिर देखे थे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या क्या स्कोप है। इंटरनल एक्सटर्नल पढ़े थे। इंटरनल में जो हम लोग डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सारा चीज़ रहता है वो इसमें पढ़े थे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि एज ए होल जो पूरा मतलब कि सारा का सारा पूरा इकोनॉमी में क्या स्थिति चल रहा है, जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या चल रहा है, ये सब सारा चीज़ किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि स्कार्सिटी का छोटा मोटा बात कि आखिर स्कार्सिटी किसको कहते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा रहता है सप्लाई कम रहता है उस स्टेज को कहते हैं स्कार्सिटी। जो कि हमारा जो विश्व में हमारे लोग हैं, जो भी लोग का वांट्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता जितना स्केयर रिसोर्स के कारण। ठीक है, वही सब बेसिकली पढ़े थे। ये हमेशा रिलेटिव टर्म में नापा जाता है, इसको एब्सोल्यूट टर्म में नहीं नाप सकते हैं। ठीक, अब देखिए नया हेडिंग बनाइए, ये हम रिकैप कर लिए। उसके बाद नया हेडिंग बनाइएगा। नया हेडिंग में क्या है कि आप लोग पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस लिखिएगा पहले। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस, ठीक है, यहाँ लिखिएगा नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस लिख लिया। आखिर अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें जो है एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यू पूछा जाता है कि ये क्या ये पॉजिटिव साइंस है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि 2 4 5 पॉइंट पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। लिखिएगा इट डिस्क्राइब्स द फैक्ट। ये क्या करता है, फैक्ट को डिस्क्राइब करता है। या तो वो सही फैक्ट हो या गलत हो उससे नहीं मतलब, लेकिन फैक्ट को डिफाइन करता है कि मतलब या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो और फॉल्स, उससे इट डजेंट मैटर। ठीक है, ये ट्रू हो या फॉल्स हो बात उससे नहीं मतलब है, ये फैक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये किसी का ओपिनियन नहीं बताता, ये जो ऑलरेडी जो चीज़ है जो फैक्ट है उस चीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, जैसे कि क्या चीज़ है, व्हाट इज कह सकते हैं, क्या जो चीज़ ऑलरेडी है, व्हाट इज। ठीक है, क्या है आखिर, मतलब इसमें कोई ओपिनियन का बात नहीं कहा जाता है। इसमें हम लोग एक डेफिनेशन लेके समझ सकते हैं। जैसे कि छोटा सा बात लिख सकते हैं कि अर्थ इज द अर्थ इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, अर्थ इज द लार्जेस्ट प्लैनेट तो हम लिख लिए, हम लोग को ये मालूम है कि अर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक क्या है, ये स्टेटमेंट है, ये एक मतलब कि फैक्ट है कि ये हम समझ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक फैक्ट है, कोई किसी का ओपिनियन नहीं है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछेगा कोई कि आपको आम पसंद है या लताम पसंद है, तो आप क्या बताइएगा कि आप मैंगो पसंद है या कोवा पसंद है, तो आप बताइएगा कि वो आपकी चॉइस है। कुछ आदमी का आम पसंद होगा, कुछ आदमी को लताम पसंद होगा। तो कह सकते हैं कि वहाँ पे ओपिनियन का बात आ गया, सब आदमी का अपना अपना राय है, अपना अपना वो है, तो वो नॉर्मेटिव के अंदर आता है। ठीक है, और पॉजिटिव के अंदर क्या आता है, जो फैक्ट है, जो एक्चुअली जो चीज़ मतलब कि एक्चुअली फैक्ट उसको कह सकते हैं। यहाँ पे जजमेंट का कोई बात ऐसा नहीं आता है। ठीक है, तो ये हम समझ लिए। इसमें क्या होता है कि प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप बताता है। यहाँ पे लिख सकते हैं एक पॉइंट एक लिख लेते हैं यहाँ पे कि एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन
प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, काफ़ी साधारण सा बात हुआ कि जैसे कि पॉजिटिव साइंस के अंदर क्या क्या आता है कि जो एक्चुअली फैक्ट है, यहाँ पे कोई जजमेंट का बात नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा टर्म यहाँ पे समझने के लिए, अपने समझने के लिए यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ जो जजमेंट का बात नहीं आता, नो जजमेंट। ठीक है, नो जजमेंट, ये चीज़ समझ लें। यहाँ पे कोई ऐसा अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, यहाँ पे कोई अपना कोई जजमेंट नहीं दे सकते। ठीक, ओपिनियन भी नहीं लीजिए, या फिर ओपिनियन, अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। ठीक है, नो ओपिनियन लिख लीजिए, नो ओपिनियन। ठीक, आप काफ़ी साधारण सा सेंटेंस में लोग समझ लिए कि जो कोई खास कर कोई फैक्ट हो, जो चीज़ एक्चुअली है, जो जो चीज़ फैक्ट है, जिसमें कोई किसी आदमी का अपना राय नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं पॉजिटिव साइंस। अब उसी को हम अब नॉर्मेटिव साइंस में कैसे समझते हैं। नॉर्मेटिव साइंस में क्या होता है, किसी चीज़ को बताया जाता है, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना है। फैक्ट था, वहाँ इवैल्यूएट करना होगा। देखो, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग, it involves evaluating things, या तो वो सही है या वो गलत है, गुड और बैड, ठीक है या गलत है, उस चीज़ को हम लोग को मतलब कि पता लगाते हैं। आखिर ये सब आदमी का अपना अपना हो सकता है। जैसे कि किसी आदमी को, अभी हमने बताया कि किसी आदमी को आम पसंद होगा तो किसी आदमी को लताम पसंद होगा। तो सब आदमी का अपना अपना एक मतलब कि अपना एक टेस्ट है, अपना एक ढूंढने का, एक समझने का एक अपना पहचान है। अपने हिसाब से सबको जो जिसको जो लाइक करता है, जो चीज़ वो चीज़ उस चीज़ को पसंद करता है, वो नॉर्मेटिव, उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें एक स्टेटमेंट आता है, कोई भी आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ एग्जाम में क्या होता है कि हमेशा अगर नॉर्मेटिव का पूछेगा तो दो चीज़ जो है अक्सर क्वेश्चन में, जैसे कि व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी। ठीक है, व्हाट शुड बी का क्या मतलब होता है कि क्या होना चाहिए, आखिर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, और एक होता है व्हाट आउट टू बी। ठीक है, व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी भी जो होता है, ये जो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है नॉर्मेटिव साइंस का जो एग्जाम में आता है कि शुड बी अगर वर्ड लगा रहे कहीं भी, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर शुड बी वर्ड लगा रहे, आउट टू लगा रहे वर्ड, तो इससे ये चीज़ समझ लेना है कि वहाँ पर ओपिनियन का बात किया जा रहा है। वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट का बात नहीं किया है, यहाँ पे जजमेंट का बात है, 100% जजमेंट का बात है। किसी आदमी को कुछ पसंद हो, किसी आदमी को कुछ पसंद नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि एक तरह से समझ सकते हैं कि सब अपना आदमी का अपना अपना प्रायोरिटी रहता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, reducing inequality should be our priority। ठीक है, सब आदमी का अपना अपना अलग अलग ढंग से कह सकते हैं। किसी आदमी के लिए वो चीज़ फेयर है, किसी आदमी के लिए वो चीज़ फेयर नहीं है। सब आदमी का अपना अपना एक ओपिनियन है। ठीक है, वो नॉर्मेटिव साइंस के अंदर आता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली अपने लोग इसका डिफरेंस में यही समझ लिए कि ये एक पार्टिकुलर फैक्ट के बारे में जानकारी देता है, और ये नॉर्मेटिव साइंस जो है बेसिकली जो हम लोग को अपना ओपिनियन रहता है, वो चीज़ सही है कि नहीं है, वो चीज़ डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि ये अपने ओपिनियन पे डिपेंड करता है, और यहाँ किसी पार्टिकुलर फैक्ट पे डिपेंड करता है। बेसिकली यही चीज़ समझना था पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा चीज़ है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस का बेसिकली क्या मतलब होता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसे आता है, क्योंकि एमसीक्यू क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि क्या ये स्टेटमेंट पॉजिटिव साइंस का है या नेगेटिव या फिर नॉर्मेटिव साइंस का है। ठीक है, अब देखिए, अब एक और डिफरेंस इसमें बेसिकली क्या है कि इंपॉर्टेंट हम लोग को समझना जरूरी है, हालांकि हम लोग जानते हैं इसका जानते हैं, लेकिन फिर भी एक समझ लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो हम लोग पढ़े, जो छोटा बात होता है उसको माइक्रो कहते हैं, जो बड़ा बात होता है उसको मैक्रो कहते हैं। माइक्रो जो होता है, माइक्रो को यहाँ लिख सकते हैं कि ग्रीक वर्ड, कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था इसको, ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MICMIKROS, माइक्रोस, माइक्रोस वर्ड से इसको डिराइव किया गया था, MI। ठीक है, माइक्रोस वर्ड से इसको डिराइव किया गया था।
आई का यहाँ पे मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक, कोई पार्टिकुलर चीज का बताया जा रहा है। वही अगर मैक्रो जो है, मैक्रोस वर्ड से आया था, किस ग्रीक वर्ड से आया था, ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS, ठीक है, मैक्रोस, मैक्रोस वर्ड से आया था। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पूरा पार्टिकुलर चीज का नहीं बता रहा है, यहाँ पे एक पूरा एज ए एग्रीगेट बता रहा है, पूरा एक एग्रीगेट लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एक एग्रीगेट। यहाँ पर जो है इंडिविजुअल बात कहा जाता है, माइक्रो में किसी पार्टिकुलर दुकान का, पार्टिकुलर कंपनी का, ठीक है, बताया जाता है कोई भी चीज़, तो उसको माइक्रो कहते हैं, छोटे स्केल पे। मैक्रो होता है बड़े स्केल पे, जहाँ पे किसी पूरी इकोनॉमी का बताया जाता है, पूरे इकोनॉमी का, नेशनल इनकम हुआ या फिर GDP हुआ, पूरा ये एज ए होल बताया जाता है, उसको कहते हैं मैक्रो, ठीक है ना। तो अब देखिए, एक माइक्रो को हम लोग ये भी कहते हैं कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं, जो हम लोग क्लास पिछले मतलब कि जब 11th-12th में थे तो हम लोग पढ़े थे ये चीज़, ठीक है ना। तो माइक्रो को हम लोग कहते हैं क्या कि प्राइस थ्योरी, माइक्रो को हमेशा छोटा होता है, माइक्रो को कहते हैं प्राइस थ्योरी, और मैक्रो को क्या कहते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक। तो माइक्रो को लिख लेते हैं कि सबसे ये चीज़ समझ में आ गया ना कि इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा, और ये चीज़, और ये हो गया बड़ा, कोई भी चीज़ को बड़ा चीज़ में समझ सकते हैं यहाँ पे लार्ज, ठीक है। ये छोटा चीज़ के लिए माइक्रो होता है और बड़ा चीज़ के लिए मैक्रो होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, ठीक है। ये MCQ में आ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या प्राइस थ्योरी कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ यहाँ वहाँ पर मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें प्राइस प्राइस थ्योरी को क्या करना है अपने लोग को, प्राइस थ्योरी को क्या करना है, टिक लगाना होगा, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी का, जैसे कि अगर इसको प्राइस थ्योरी कहते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, मैक्रो को, तो मैक्रो को क्या कहते हैं कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी लिख लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को अपने लोग समझना, उस ऊपर वो मतलब कि माइक्रो छोटा टर्म हो उसको कहते हैं प्राइस थ्योरी, और मैक्रो बड़ा टर्म है तो बड़ा टर्म क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए, माइक्रो छोटा चीज़ के लिए होता है, माइक्रो हमेशा जो होता है ना, किसी भी पार्टिकुलर, जैसे कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेन प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहता है कि कैसे आखिर हमको अपना सामान को बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इज डील विथ, लिख लीजिए, इज डील विथ, इज डील विथ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एलोकेशन ऑफ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। काफी छोटा सा टर्म, समझने वाला टर्म है कि इसको हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है। और बेसिकली और क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा छोटा टर्म, मतलब कि इसमें क्या है कि किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का बताया गया, कोई पार्टिकुलर दुकान का, किसी चीज़ का अगर डिमांड क्या चल रहा है, सप्लाई क्या चल रहा है, तो उसी चीज़ को समझते हैं, ठीक है। और इसी में माइक्रो मैक्रो में हम बता रहे हैं आपको बार बार कि किसी पूरा एज ए होल बताया जाता है। देखिए, अगर फर्म रहता है तो ये माइक्रो हो गया, अगर ग्रुप ऑफ फर्म को कहते हैं इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री आता है मैक्रो के अंदर। यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर किसी कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री बर्बाद हो गया, कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत चमक गया, बहुत मतलब कि कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री की अगर बात कर रहा है तो वो मैक्रो का बात हुआ, अगर माइक्रो बोल रहा है तो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का बात हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि अगर किसी पूरा अगर जैसे लिखिए यहाँ पर किसी इंडस्ट्री का कुछ भी हुआ, फाइंडिंग कॉज ऑफ फेल्योर ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्री, कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री का कोई कमी हो गया, खराबी हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि पूरा एज ए उस फर्म, ग्रुप ऑफ फर्म्स, ग्रुप ऑफ फर्म इज नोन एज इंडस्ट्री। ये चीज़ ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स में हमेशा
कि ग्रुप ऑफ फर्म इज नॉन एज इंडस्ट्री, मतलब कि बहुत सारा फर्म मिलके एक इंडस्ट्री बनता है। लेकिन फर्म क्या होता है, कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जब बात होता है तो वहाँ पे फर्म क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैक्रो में क्या होता है, और मैक्रो में समझ सकते हैं कि अगर किसी का एग्जाम्पल अगर नहीं आ रहा है समझ में तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए, अगर जीडीपी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम कम बेसी हो रहा है, ठीक है, नेशनल इनकम का बात कर रहा है, या फिर बात कर रहा होगा आपको कि जनरल प्राइस लेवल का, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल कम बेसी हो रहा है, ठीक है। ये सब बात सब जो जो बड़ा टर्म में हो सकता है कि हमारे इकोनॉमी को पूरा कम कर सकता है। इन्फ्लेशन रेट का पूरा इंडिया में कम है कि ज़्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट कम है कि ज़्यादा है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है ना। और इसी में अगर कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का अगर बात करेगा माइक्रो का, तो क्या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्राइस का क्या स्थिति है, ठीक है, प्राइस का क्या स्थिति है, कुछ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का छोटा मोटा डिमांड क्या है, मतलब कि उसका डिमांड कम है कि ज़्यादा है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का उस दुकान से, ठीक है, उस दुकान का सप्लाई क्या है, ठीक है, सप्लाई ऑफ पार्टिकुलर पार्टिकुलर फॉर्म लिख लीजिए, ठीक है ना। किसी भी कोई फॉर्म का क्या स्थिति है, क्या मतलब कि उसका डिमांड है, सप्लाई, छोटा मोटा बात जो भी होता है माइक्रो के अंदर आता है, और मैक्रो के अंदर आता है। जो भी बड़ा सा बात होता है वो मैक्रो के अंदर आता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का यूनिट 1 जो था चैप्टर 1 का वो खत्म हो गया। इतना ही पढ़ना है आप लोग को, इंच बाय इंच जो जो हम लोग लिखाए हैं उसको लिखना होगा और अपने हिसाब से उस चीज़ को लर्न करना है, ठीक है। क्योंकि लर्न कीजिएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। और सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स का एक चीज़ हम लिखा देंगे आपको। कुछ भी बुक से तो कीजिएगा, बुक से क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। हम जो आपको नोट्स लिखाएंगे वो आपको नोट्स अपने कॉपी में एक एक चीज़ करके लिखना है, अपने नोट्स में लिखना है। और एग्ज़ाम टाइम में वो नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र रहेगा। वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग रहेगा जो आपको इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। अगर हम एक बार पूरा कंप्लीट कर देंगे चैप्टर तो उसके बाद आप लोग को, जैसे कि यूनिट 1 किए तो यूनिट 1 करने के बाद अभी आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है। यूनिट 2 जब कंप्लीट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ इतना इतना नंबर तक आप लोग को करना है, और वो क्वेश्चन कीजिएगा तो समझिए कि अपने लोग का काम खत्म हुआ, ठीक है। तो अब आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा वो यूनिट 2 का आएगा। यूनिट 2 आई थिंक एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, छोटा मोटा है वो भी आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ को बढ़िया से एक बार हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।